उस रात जब वो घर नहीं लौटी, मैं खामोशी से खिड़की के पास बैठा रहा। बाहर अंधेरा था, लेकिन मेरे मन में उसकी भी गहरी रात छाई हुई थी। मैं सोचता रहा कि कहाँ गलती हो गई। क्या मेरा प्यार कम था? क्या मेरी कमाई कम थी? क्या मैं उसको खुश रखने के लिए काफी नहीं था? सुबह के 6 बजे दरवाजा खुला। वो हंसती हुई अंदर आई, जैसे रात भर की गैर हाजिरी कोई मायने ही न रखती हो। उसके चेहरे पर वो थकान नहीं थी जो किसी इंसान को रात भर बाहर रहने के बाद होती है। वो बेफिक्र थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, पर आंखों में एक चमक थी, जैसे उसने रात भर कोई जीत हासिल की हो। मैं चुपचाप उसे देखता रहा। उसने मुझे देखा भी नहीं और सीधा कमरे में जाकर कपड़े बदलने लगी। मेरे मन में हलचल मची हुई थी, लेकिन मैं अब चीखना, रोना, झगड़ना छोड़ चुका था। मैं बस सच जानना चाहता था। बेइज्जती, दुख, बदनामी सब सह सकता था, पर सच से भाग नहीं सकता था। मैंने उसके जाने के बाद अलमारी खोली तो उसमें एक छोटा सा पर्स छूट गया था। अंदर से एक महंगे होटल का बिल मिला। 2 लोगों का डिनर, वाइन और एक कमरे का बुकिंग 4 घंटे के लिए। बिल का नाम उसके किसी दोस्त के नाम से था। मेरा दिल धड़कने लगा। अब शक नहीं, यकीन हो चुका था। मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि जो इंसान शर्मिंदा नहीं है, उसके सामने रोकर क्या करना। अगले दिन मैंने छुट्टी ली। मैं उसके पीछे पीछे गया। उसने मुझे देखा नहीं। वो अपने दिखावे के कपड़े पहनकर घर से निकली। उसके चलने का अंदाज बदला हुआ था, जैसे कोई मिसाल बन गई हो। मैंने एक दूरी से पीछा किया। एक महंगे कैफे के बाहर एक गाड़ी खड़ी थी। वो उसमें बैठ गई। मैंने गाड़ी का नंबर याद कर लिया। मैंने अंदर से देखा। वही आदमी था जिसे मैंने पहले भी देखा था। वे दोनों हंसते हुए निकले और कार तेजी से बढ़ गई। मैं पीछे नहीं जा सका, लेकिन उस दिन मेरे अंदर का आखिरी विश्वास मर चुका था। उस रात उसने मुझसे पूछ लिया, तुम इतने खामोश क्यों रहते हो? मैंने कहा, अब कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं। उसने कंधा उचकाया और बोली, जिंदगी जीने का तरीका सीखो। सब कुछ तुम्हारी तरह साधारण नहीं होता। मैंने उस रात उससे आखिरी बार ठीक से बात करने की कोशिश की। मैंने कहा, अगर तुम मुझसे खुश नहीं हो तो सच्चाई बोल दो। मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। मैं तुम्हारी खुशी रोकना नहीं चाहता। उसने मेरे चेहरे पर तिरस्कार से देखा। बोली कि मैं कोई कैद में बंद पंछी नहीं हूँ जिसे आजादी लेने के लिए किसी की इजाजत चाहिए। उसकी आवाज में वो तीखापन था जो किसी और के पैसों की गर्मी से आता है। मैंने महसूस किया कि अब उसका दिल कहीं और है, और उसका शरीर भी शायद अब सिर्फ मेरा नहीं रहा। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि उसने एक महंगा स्मार्टफोन खरीदा है। उसने कहा उसकी दोस्त ने दिया है, लेकिन मुझे पता था कि उसकी कीमत मेरी पूरी महीने की सैलरी से ज्यादा है। एक दिन मैंने देखा कि वो अपने फोन पर वीडियो कॉल कर रही थी, हंस रही थी, बाल ठीक कर रही थी, जैसे कोई नई दुल्हन हो। उसने दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन आवाज बाहर आने लगी। उस आदमी की हंसी मैं आसानी से पहचान चुका था। मैं उस कमरे के बाहर खड़ा था, लेकिन अंदर जाने की ताकत नहीं थी। मैं रो नहीं सकता था, क्योंकि जिस इंसान से उम्मीद हो, जब वही धोखा दे दे तो आंसू भी शर्माने लगते हैं। धीरे धीरे वो मेरे लिए एक पराई औरत बनती जा रही थी। वो अब मुझसे सिर्फ फॉर्मेलिटी में बात करती थी। उसे मेरी जरूरत सिर्फ उस घर की शादीशुदा औरत कहलाने की थी। उसकी असली जिंदगी घर के बाहर कहीं और थी। समाज को धोखा उसकी आदत हो गई थी, पर मुझे धोखा देना उसके लिए मजा बन चुका था। एक दिन उसकी सहेली हमारे घर आई। उसने मजाक मजाक में कहा कि सिया तो आजकल बड़ी रानी बन गई है। पूरा शहर जानता है कि उसे कौन महंगे गिफ्ट देता है। उसने हंसकर कहा, मैं मजाक कर रही हूँ, पर उस मजाक में ही पूरा सच छिपा था। लगा जैसे किसी ने मुझे चोट नहीं, मरहम बिना वाली तलवार से काट दिया हो। उस रात मैंने एक चिट्ठी लिखी। उसमें लिखा कि मैं अब थक चुका हूँ, मेरी आत्मा टूट चुकी है। मैंने लिखा कि अगर मैंने जिंदगी में कभी गलती की हो तो वो सिर्फ इतना कि मैंने उसे बहुत ज्यादा भरोसा किया। मैंने लिखा कि हो सके तो एक दिन उस भरोसे की कीमत समझना। लेकिन मैंने चिट्ठी उसे देने के बजाय जला दी। मैं जानता था उसे फर्क नहीं पड़ेगा। वो उसे पढ़कर हंस देगी, शायद अपने किसी प्रेमी को दिखाएगी कि देखो मेरा पति कितना बेवकूफ है। अब मेरे अंदर न गुस्सा बचा था, न उम्मीद। मैं बस एक जीवित लाश था। दिन में ऑफिस जाता, रात को घर आता। वो तैयार होकर कहीं चली जाती, मैं थक कर सो जाता। उसकी उंगलियों में हमेशा नई अंगूठी होती, गले में नई चेन। उसके फोन पर रात भर संदेश आते रहते।
एक समय था जब मैं उसकी आंखों में प्यार देखता था, अब मैं उनमें सिर्फ नशा देखता हूँ। नशा आजादी का, स्वार्थ का, पैसों का और किसी और की बाहों का। मैं बार बार खुद से पूछता था कि क्या सच में इंसान इतना बदल सकता है, पर सच ये था कि वो शुरू से ऐसी ही थी, बस मैंने उसे गलत समझ लिया था। एक दिन मैंने तय किया कि अब और नहीं, मैं शायद उसे छोड़ नहीं सकता, क्योंकि समाज, परिवार, रिश्तेदार सब मुझे ही गलत समझेंगे। लेकिन मैं अब उसे नजरअंदाज भी नहीं करूंगा। मैंने फैसला लिया कि मैं अब सब कुछ देखूंगा, सब कुछ जानूंगा, लेकिन चुप नहीं रहूंगा। और ठीक उसी दिन मुझे एक सच मिला, एक ऐसा सच जो मेरे जीवन की सबसे बड़ी आग बन गया, जिसने मेरी समझ, मेरा धैर्य और मेरा अस्तित्व सब कुछ हिलाकर रख दिया। जिस दिन मैंने ये तय किया कि अब मैं चुप नहीं रहूंगा, उसी दिन जिंदगी ने वो पर्दा उठाया जिसके पीछे छुपा सच मेरे दिल और आत्मा पर हमेशा के लिए निशान छोड़ने वाला था। सुबह का समय था, सिया घर पर थी। वो नाश्ता बनाते हुए गुनगुना रही थी। उस दिन वो किसी अजीब ही खुशी में लग रही थी। उसके चेहरे पर वो मुस्कान थी जो मुझे अब चुभने लगी थी। पहले मुझे उसकी मुस्कान से सुकून मिलता था, अब वही मुस्कान मुझे जहर लगने लगी थी। मैंने चाय उठाई और चुपचाप बालकनी में चला गया। मेरी आंखों के सामने एक ही सवाल घूम रहा था कि क्या मैं अपनी जिंदगी एक ऐसे इंसान के साथ बिताऊंगा जो हर दिन मेरा अपमान करता है। क्या मैं इतना कमजोर हूँ कि मैं सच्चाई को स्वीकार भी न कर सकूं? मुझे याद आया कि मैंने उसके फोन में एक छोटा सा रिकॉर्डिंग डिवाइस लगाया था जो कॉल रिकॉर्ड करता था। कई दिन से मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा था वो सब सुनने की, पर उस दिन पता नहीं क्यों मेरे अंदर कुछ टूट गया था। मैंने फोन उठाया और रिकॉर्डिंग सुनी। उसकी आवाज थी, वो कह रही थी कि आज रात शहर के बाहर वाले फार्म हाउस में मिलना है। उसने कहा था कि उसका पति कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि वो अब एक कमजोर इंसान बन चुका है। दूसरे आदमी की आवाज आई थी जो कह रहा था कि वो उसे शहर से बाहर ले जाने वाला है, उसे पूरी आजादी देने वाला है। और सिया हंसते हुए बोली थी कि अब उसके पति की कोई कीमत नहीं बची। मेरे हाथ कांपने लगे, मेरी सांस रुक गई। ये सिर्फ धोखा नहीं था, ये किसी पत्नी द्वारा अपने पति के अस्तित्व की खुलेआम हत्या थी। उस दिन और उसी समय मैंने फैसला किया कि मैं अब सब कुछ देखूंगा, सब कुछ जानूंगा, लेकिन खामोश नहीं रहूंगा। मेरा धैर्य अब पत्थर बन चुका था। उस रात मैं ऑफिस से थोड़ा देर से निकला। सिया ने कहा था कि उसे एक पार्टी में जाना है और वो देर से आएगी। मैंने जानबूझकर उसे कुछ नहीं कहा, बस उतना कहा कि रात का खाना बना दिया है और मैं लेट आ जाऊंगा। उसने बिना किसी दिलचस्पी के सिर हिला दिया। जैसे ही वो तैयार होकर निकली, मैंने अपनी बाइक उठाई और उसका पीछा किया। शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर एक आलीशान फार्म हाउस था जो बाहर से बंद सा लगता था, लेकिन अंदर रोशनी और आवाजें थीं। मैंने गाड़ी थोड़ी दूर पार्क की और अंधेरे में चलकर पीछे की ओर जाकर दीवार के पास खड़ा हो गया। गेट के अंदर से तेज म्यूजिक, शराब की गंध और हंसी की आवाजें आ रही थीं। मैंने एक जगह से झांक कर देखा, वहाँ सिया थी। उसने एक चमकदार ड्रेस पहनी थी, हाथ में वाइन का ग्लास था। उसके आसपास 3-4 लोग थे जो हंस रहे थे। एक आदमी उसके बेहद करीब खड़ा था। सिया उसके कंधे पर हाथ रखकर हंस रही थी, जैसे ये उसका असली घर हो और वो आदमी उसका असली पति हो। मुझे लगा मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, लेकिन मैंने फिर भी खुद को संभाला। मैं चुपचाप वहाँ से हट गया। मैं चीख सकता था, झगड़ सकता था, लेकिन मुझे सच को पकड़ना था, खत्म नहीं करना था। मैंने उस रात एक पल भी नहीं सोया। अगले दिन सिया घर आई, मगर उसके चेहरे पर किसी प्रकार का भय नहीं था। उसने मुझसे कहा कि रात अच्छी थी, बहुत मजा किया। मैंने कुछ नहीं कहा। उसके सामने चुप रहना अब मेरी सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। एक धोखेबाज इंसान सबसे ज्यादा खामोश इंसान से डरता है, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि वो कब और क्या करेगा। कुछ दिन ऐसे ही निकले। सिया बाहर जाती, मुझे जलील करती और मैं चुपचाप देखता और हर सच को जमा करता रहा। वो अब दिन में भी बाहर जाने लगी थी, सहेलियों के नाम पर, मीटिंग्स के नाम पर, मगर उसकी आंखों में अब वो शर्म भी नहीं थी जो शुरू में होती है। मैंने उसके कपड़ों के अंदर छोटे छुपे हुए गिफ्ट बॉक्स पाए। एक बार मैंने देखा उसके पर्स में एक छोटा सा चाबी का गुच्छा था जिस पर एक महंगे होटल का नाम था। उसने कहा ये उसकी सहेली का है, पर मैं अब हर झूठ को पकड़ने लगा था। एक दिन उसने अपने कमरे की अलमारी खुली छोड़ दी। मैंने पहली बार उसके सारे सामान को टटोला। उसमें एक छोटा कार्ड था जिस पर एक होटल का नाम और तारीख लिखी हुई थी। उस तारीख को मैं ऑफिस गया था और सिया ने कहा था कि वो अपनी माँ के घर जा रही है, जबकि असलियत ये थी कि वो उस आदमी के साथ दोपहर से शाम तक होटल के कमरे में थी। मैंने उस कार्ड को अपने पास रख लिया। अब मैं टूट नहीं रहा था, मैं जल रहा था, मगर चुपचाप। एक रात मैंने तय किया कि अब मैं उसके साथ सीधे बात करूंगा। मैंने उसे रात के खाने पर बुलाया।
उसने खाना सामने रख दिया और खुद फोन में लग गई। मैंने गहरी सांस ली और धीरे से कहा कि क्या तुम्हें हम दोनों की शादी का कोई मतलब रह गया है? वो हंस दी, बोली, तुम्हें भावुक होने की बीमारी है। दुनिया बदल चुकी है और तुम अब भी पुराने जमाने की तरह जी रहे हो। उसने कहा कि मैं उसे रोक नहीं सकता और न ही उसके जीने के तरीके को बदल सकता हूँ। मैंने पूछा कि क्या वो मुझसे प्यार नहीं करती? उसने कहा, प्यार बहुत पुरानी चीज है, आजकल सिर्फ मौके और फायदे चल रहे हैं। उसकी बातों ने मेरे अंदर के इंसान को मार दिया। उस रात मैं छत पर जाकर बैठ गया। हवा चल रही थी, पर मेरे अंदर का तूफान उससे बड़ा था। मुझे लगा कि शायद मुझे ही खुद से लड़ना होगा। सुबह उठकर मैंने अपनी जिंदगी का सबसे कठिन फैसला लिया। मैंने सिया के फोन की सारी रिकॉर्डिंग, फोटो, होटल बिल, सबूत एक फोल्डर में जमा किया। मैंने एक अलग बैंक खाता खोला और अपनी सैलरी उसी में डालने लगा। मैं एक नए मकान का किराया ढूंढने लगा। मैं अब खुद को उस जिंदगी से निकालने की तैयारी कर रहा था जिसमें मेरी पत्नी मुझे रोज रोज मार रही थी, लेकिन मैं चुप था। मगर किस्मत शायद यही नहीं चाहती थी कि मैं चुपचाप निकल जाऊं, क्योंकि उसी समय मेरे सामने ऐसा सच आया जिसने मेरी आत्मा को बेइज्जत कर दिया। एक दिन सिया के लैपटॉप में एक फोल्डर खुला रह गया। उसमें उसकी और उस आदमी की तस्वीरें थीं। होटल, कार, पार्टी, यहाँ तक कि बिस्तर। मैंने वो तस्वीरें देखी, मेरा दिल धड़कना भूल गया। ये वही इंसान था जो कभी मेरी शादी में मेहमान बनकर आया था। उसने मुझसे हाथ मिलाया था, हंसा था, बधाई दी थी। उसका नाम अर्पित था, सिया का कॉलेज फ्रेंड, और आज वो उसका सब कुछ था, जबकि मैं सिर्फ एक नाम था। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि सिया ने सिर्फ मुझे धोखा नहीं दिया था, उसने मेरी पूरी आत्मा को कुचल दिया था। उस शाम सिया घर आई। मैंने उसे बताया कि मुझे सब पता है। उसने मुस्कुराकर कहा कि बहुत देर से पता चला। मुझे लगा शायद वो माफी मांगेगी, पर उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। उसने सीट खींची और बैठकर पूछा कि अब तुम क्या करोगे? उसकी आंखों में चुनौती थी। वो सोच रही थी कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, और सच कहूं तो मैं कुछ करना भी नहीं चाहता था, क्योंकि मैंने अब उस रिश्ते को दिल से निकाल दिया था। मैंने कहा, बस इतना करना है कि अब तुम मेरे घर में रहते हुए किसी और के साथ नहीं रहोगी। उसने जोर से हंसकर कहा कि मैं रुकी यहाँ सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि घर और स्टेटस का नाम चाहिए, वरना तुम मेरे लिए कुछ नहीं। उसकी हंसी मेरे कानों में गूंजती रही। उस रात मैं नहीं सोया, मगर उस रात पहली बार मेरी खामोशी टूट गई। मैंने मन में निर्णय ले लिया। उस रात के बाद मेरे भीतर कुछ ऐसा टूट गया कि मैं भीतर से मरकर भी जिंदा रहा। मैं पहले भी धोखा जानता था, पर अब वो धोखा मेरे सामने चुनौती बनकर खड़ा था। सिया अब मुझसे डरती नहीं थी, क्योंकि उसे लगा था कि मैं कुछ नहीं करूँगा, पर उसे नहीं पता था कि सबसे खतरनाक खामोशी वही होती है जो बहुत कुछ देखने के बाद आती है। मैंने अब उससे झगड़ना बंद कर दिया, सवाल पूछना बंद कर दिया, उसे समझाना बंद कर दिया। मैं उसे उसके हाल पर छोड़ चुका था, पर इस बार मैं भाग नहीं रहा था, मैं हर कदम सोचकर चल रहा था। एक दिन उसने कहा कि उसे एक 3 दिन का ट्रिप है, वो अपनी दोस्तों के साथ गोवा जा रही है। मैंने सिर्फ इतना कहा कि ठीक है, ध्यान रखना। उसने सोचा होगा कि मैं अब पूरी तरह हार चुका हूँ, पर उसने ये नहीं जाना कि उसी समय मैंने एक प्राइवेट डिटेक्टिव से बात की। मैं उसे ट्रैक करवाने वाला नहीं था, मैं अब सच्चाई को कागज पर उतारना चाहता था। मुझे सबूत चाहिए थे, हर उस पल का जिसमें उसने मुझे बेइज्जत किया था। मैं सिर्फ दर्द से नहीं लड़ रहा था, मैं अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था। सिया गोवा चली गई। वो फोन पर दिन में 1-2 बार औपचारिकता में बात करती थी, पर पता नहीं क्यों इस बार मैं दर्द से ज्यादा ध्यान से उसका झूठ सुन रहा था। उसने कहा कि वो बीच पर है और सहेलियों के साथ टाइम पास कर रही है, पर मेरे पास दूसरे ही दिन डिटेक्टिव की कुछ तस्वीरें आईं। वो गोवा में थी, पर अकेली नहीं, अर्पित के साथ। वही होटल, वही कमरा, वही हंसी, उसके हाथ में वाइन, उसके गले में अर्पित का हाथ। वे दोनों दोस्तों की तरह नहीं थे, बल्कि पति पत्नी से ज्यादा करीब लग रहे थे। मेरी सांसें रुकती चली गईं। तो ये सिर्फ शारीरिक धोखा नहीं था, ये जिंदगी के सारे रिश्तों का अपमान था। वो मेरे साथ रहते हुए किसी और की बीवी बन चुकी थी और मुझे एक खिलौने की तरह इस्तेमाल कर रही थी। डिटेक्टिव ने मुझे एक वीडियो भी भेजा था। वे दोनों स्विमिंग पूल में थे। सिया अर्पित के कंधों पर
बैठी थी, पानी में हंसते हुए डूब रही थी, जैसे वो खुद को आजाद समझती हो। वीडियो देखते हुए मेरी रूह कांप गई। मैं उसे शादी की रात याद कर बैठा, जब उसने मुझे देखकर शर्म से मुस्कुराकर चेहरा झुका लिया था। वो मासूम सी मुस्कान मेरे दिल में हमेशा के लिए कैद थी, और अब वही लड़की किसी और की बाहों में खुलेआम हंस रही थी। मैंने अपना सर पकड़ लिया। मैं रो नहीं सका, मेरी आंखें अब सूख चुकी थीं। मैं सोचता रहा कि क्या मेरे भीतर सच में कोई कमी थी, या वो शुरू से ही ऐसा करना चाहती थी। 3 दिन बाद वो वापस आई। उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी, जैसे वो कोई बड़ी जीत दौड़ कर आई हो। उसने मुझे ठीक से देखा भी नहीं, बस बोली कि पानी दो, बहुत थक गई हूँ। वो कपड़े बदलकर सो गई। उस रात पहली बार मैंने उसे देखते हुए सोचा कि क्या सच में वो कभी मेरी थी भी, या ये शादी सिर्फ उसकी जिंदगी को एक सामाजिक ढाल देने के लिए हुई थी। उसके लिए मैं पति नहीं, एक तमगा था, जिसकी आड़ में वो अपनी खुली जिंदगी जी सके। अगले दिन सुबह मैंने उससे कहा कि मुझे उससे बात करनी है। वो बिना देखे बोली कि जल्दी बोलो, मुझे बाहर जाना है। मैंने कहा कि मैं जानता हूँ तुम गोवा अकेली नहीं गई थी। उसने रुके बिना कहा, तो क्या हुआ, मैं अपनी जिंदगी जी रही हूँ, अब तुम मुझे रोक नहीं सकते। मैंने पूछा कि शादी का कोई मतलब है क्या? वो मुस्कुराई, बोली, मतलब बदल चुके हैं। शादी अब पिंजरा नहीं, कुंडी बन चुकी है। मैं जब चाहूँ बाहर जा सकती हूँ, जब चाहूँ लौट सकती हूँ। उसने कहा कि तुम मेरे पति हो, पर उससे क्या फर्क पड़ता है? शादी एक कागज है, असली जिंदगी तो कागज से बाहर चलती है। मैंने कहा, फिर मैं इस रिश्ते का क्या करूँ? उसने बेपरवाही से कहा, जो चाहो कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं समझ चुका था, ये औरत सिर्फ बेवफाई नहीं कर रही थी, ये उसे शान समझकर कर रही थी। धोखा देना उसके लिए जीत बन चुका था। उस रात मैंने फैसला किया कि अब मैं इस घर में सिर्फ रहने वाला इंसान नहीं रहूंगा, मैं वो आदमी बनूंगा जो अपनी कहानी का अंत खुद लिखेगा। कुछ दिनों बाद एक शाम वो फिर बाहर जाने लगी। तैयार होकर निकली। मैंने पूछा, कब लौटोगी? उसने कंधा उचकाकर कहा, रात देर से। मैंने कहा, ठीक है, मैं तब तक बाहर रहूंगा। उसने मुझे देखा और बोली, तुम अब डरने लगे हो कि मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैंने मुस्कुरा कर कहा, तुम रहो या मत रहो, फर्क अब मुझे भी नहीं पड़ता। उसने पहली बार मेरे चेहरे में डर ढूंढने की कोशिश की, पर उसे डर नहीं मिला, खालीपन मिला। उस रात मैं होटल गया और मैंने अपनी डायरी खोली। मैंने पूरी कहानी लिखनी शुरू की, क्योंकि मैंने तय किया था कि ये कहानी सिर्फ एक धोखे की कहानी नहीं होगी, ये उस आदमी की कहानी होगी जिसने सब देखा, सब सहा और फिर अपनी जिंदगी खुद लिखी। अगले दिन सिया सुबह लौटी। उसके शरीर से महंगे परफ्यूम और शराब की मिलीजुली गंध आ रही थी। मैंने उसे देखा और पहली बार उसके लिए कुछ भी महसूस नहीं हुआ, न प्यार, न गुस्सा, न दर्द, सिर्फ खालीपन। अब वो मेरे लिए एक पराई औरत थी जो मेरे घर में रहती थी। बस इतना अंतर था कि उसके नाम के साथ मेरा उपनाम जुड़ा था। उस दिन जब वो सोई हुई थी, मैंने उसका फोन उठाया। अब मुझे डर नहीं था कि क्या मिलेगा। फोन पर एक चैट थी। अर्पित लिख रहा था कि वो जल्द ही सिया को अपने साथ रखेगा, और सिया ने लिखा था कि वो अब मुझसे नफरत करती है और जब उसके पास पैसा और स्टेटस आ जाएगा तो वो मुझे छोड़ देगी। उसने लिखा था कि उसे मेरे भावुकपन से घिन आती है। मैंने वो चैट पढ़ी और मेरी आत्मा में आखिरी चोट उतर गई। मैंने फोन वापस रख दिया और उस दिन मैंने पहली बार खुद को आईने में देखा। मुझे लगा मैं वो आदमी नहीं रहा जो शादी के दिन सिया का हाथ पकड़कर खड़ा था। मैं अब वो आदमी बन चुका था जिसने अपने दिल को खुद चीरकर न्याय की आग जलाई है। अगले दिन मैंने सिया से कहा कि हम एक ट्रिप कर चलते हैं। वो हैरान हुई पर बोली कि देखूंगी। मैं मुस्कुराया, क्योंकि मैं जानता था कि अब ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, ये कहानी उन सभी मर्दों की है जिन्हें धोखे से मारा जाता है बिना खून बहाए, और ये कहानी अभी खत्म नहीं होगी। सिया के चेहरे पर जीत की हंसी थी। उसे नहीं पता था कि उसके सामने जो आदमी खड़ा है वो अब वो कमजोर पति नहीं है, वो अब एक फैसले की तरह खड़ा है। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया था, लेकिन मेरे अंदर का इंसान अभी भी पूरी तरह टूटा नहीं था। मुझे लगता था कि शायद कोई मजबूरी रही होगी, शायद वो किसी पागलपन में बह गई होगी, शायद परिस्थितियों ने उसे गलत रास्ते पर ढकेल दिया होगा। दिल 1000 टुकड़ों में टूट चुका था, लेकिन उसके टुकड़े अब भी उसी औरत की तरफ झुके हुए थे जिसे दुनिया अय्याश कहती थी और जिसे मैं अब भी अपनी पत्नी मानता था। मेरी आंखों के सामने हमारी शादी की तस्वीरें घूमती रहती थीं। वो लाज से झुकी आंखों वाली लड़की जो मेरे घर आई थी, मेरी माँ के पैरों पर सिर रखकर आशीर्वाद लिया था, आज वही लड़की उन लोगों के सामने ठहाके लगा रही थी जिनकी नीयत उसके शरीर को देखने से आगे कभी गई ही नहीं। इसे विश्वास कहूँ या मूर्खता, मैं आज भी मानना नहीं चाहता था कि वो अपनी मर्जी से ऐसा कर रही है।
मैंने उससे बात करने की कोशिश की। वो घर आती, मगर एक अजनबी की तरह। उसके चेहरे पर दिखावा, उसके हाव भाव में घमंड और उसकी चाल में एक अजीब सा नशा दिखता। मैं चुपचाप उसके सामने बैठता और पलटकर अपने भीतर झांकता कि कहाँ गलती हुई। क्या मैंने उससे कम प्यार किया था? क्या मैंने उसे खुश नहीं रखा? क्या मैं उसके लायक नहीं था? लेकिन सच ये था कि उसकी आंखों में अब मेरी कोई कीमत नहीं थी। उसकी उंगलियों में अब महंगे फोन होते, हाथ में नए ब्रांडेड बैग, और उसके कपड़े उस गांव की बहू जैसे नहीं थे जैसा मैंने पहली बार देखा था। वो शहर की औरतों जैसा बनने लगी थी। शाम ढलते ही घर में तेज परफ्यूम की खुशबू फैल जाती, जिसमें शराब और सस्ती नीयत वाले पुरुषों की महक भी घुली रहती। एक दिन मैंने उससे पूछा, तू आखिर चाहती क्या है? वो हंस पड़ी। उस हंसी में प्यार की जगह जहर था। उसने कहा, जिंदा रहना चाहती हूँ, मौज करनी है, जिंदगी का मजा लेना है। तुम गांव वाले समझ नहीं सकते ये सब। उसका वो जवाब मेरे सीने में किसी खंजर की तरह उतरा। मैंने कई मिनट तक उसे देखा। कभी जो औरत मेरे लिए साड़ी के पल्लू से रोटी परोसती थी, आज वो मोमबत्ती के उजाले में अपना चेहरा निहार कर मुस्कुरा रही थी। लेकिन जितना वो बदलती जा रही थी, उतना ही मेरा अंतर्मन तड़पता जा रहा था। मैं उसे छोड़ भी नहीं सकता था, क्योंकि मेरे संस्कार बीच में खड़े थे। मैं उसे समझा भी नहीं पा रहा था, क्योंकि उसकी दौड़ अब किसी और दिशा में थी। धीरे धीरे लोग भी बातें बनाने लगे। पहले वो बातें गांव के चौपाल तक सीमित थीं, फिर रिश्तेदारों तक पहुंची, फिर मेरे कानों तक। कोई कहता वो किसी बड़े साहब के साथ घूमती है, कोई कहता वो पैसों के लिए सब कुछ करती है, कोई कहता इसमें उसकी मर्जी शामिल है। हर बात मेरे दिल पर पत्थर बनकर गिरती। मैं रात में सो नहीं पाता। तकिए पर चेहरा रखता तो लगता जैसे तकिया भी मेरे दर्द पर रो रहा है। कभी छत को देखता, कभी आंखें बंद कर लेता, लेकिन उसके चेहरे, उसके परिवर्तन की तस्वीरें मेरी आंखों के अंदर उजाले की तरह तैरती रहती। मैं सोचता, जो औरत कभी मेरे हक की थी, वो आज किस किस की बाहों में रहती होगी। एक बार मैंने उससे पूछा, क्या तू सचमुच मुझसे दूर जाना चाहती है? क्या मैं तेरी जिंदगी में बोझ बन चुका हूँ? उसने कहा, तुम अच्छे हो, बस पुराने हो। ये सुनकर मैं हंस भी सकता था, रो भी सकता था, लेकिन न जाने क्यों आंखों से एक भी आंसू नहीं निकला। शायद दर्द की एक सीमा होती है, उसके बाद मन पत्थर बनना शुरू कर देता है। उसकी आदतें अब खुलकर सामने आने लगी थीं। वो रात में देर से घर लौटती, और जब लौटती तो उसके होठों पर अजीब सी चमक, आवाज में नशा और बालों में किसी और के हाथों की गंध होती। वो बिस्तर पर गिरकर सो जाती, और मैं उसके पास बैठकर सोचता कि ये वही हाथ है जिन्हें पकड़कर मैंने 7 फेरे लिए थे। ये वही होंठ हैं जिन्होंने कभी शर्म से मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा था। मैं उसे झकझोरकर पूछना चाहता था, तू कहाँ खो गई है? लेकिन मेरे हाथ कांप जाते। मैं उसे खोने से डरता रहा, जबकि असलियत ये थी कि वो तो बहुत पहले ही खो चुकी थी। कई बार मन करता कि मैं उससे दूर चला जाऊं, उसे आजाद कर दूं, मगर एक अजीब सी उम्मीद भीतर बैठी रहती। शायद वो लौट आएगी, शायद उसे महसूस होगा कि उसने जो चुना वो गलत था। एक दिन मैंने हिम्मत करके उसे कहा, चलो कहीं दूर चलते हैं, गांव में, खेतों में, किसी नदी किनारे। मैं उसे पुरानी यादें दिलाना चाहता था, लेकिन उसने हंसकर कहा, गांव की मिट्टी मुझे घुटन देती है, मैं वापस वहां नहीं जाऊंगी। उसके उस जवाब ने मेरी आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। मैं समझ गया कि वो अब सिर्फ घर और शादी से नहीं, बल्कि मुझसे भी बहुत आगे निकल चुकी है। उस दिन मैंने पहली बार खुद को आईने में देखा। मेरी आंखों के नीचे काले घेरे थे, दाढ़ी बढ़ चुकी थी, चेहरा थका हुआ था। मुझे लगा जैसे मैं बीमार हो चुका हूँ। असल में मैं बीमार ही था, लेकिन ये बीमारी शरीर की नहीं थी, ये आत्मा की बीमारी थी। आत्मा पर लगातार पड़ते जहरीले शब्दों के घाव थे, जिनका कोई इलाज नहीं था। मेरी माँ ने एक बार कहा था कि औरत कभी खुद से नहीं बदलती, उसे हालात बदल देते हैं। लेकिन मेरी पत्नी के साथ ऐसा नहीं था। वो स्वेच्छा से बदल रही थी, उसे इस बदलाव में मजा आने लगा था। कुछ दिनों बाद उसने ओपनली कहना शुरू कर दिया कि वो किसी भी चीज की पाबंदी नहीं चाहती। वो जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीना चाहती है, और मेरी शर्तें उसे कैद खाने जैसी लगती थीं। मैंने चुपचाप उसके लिए दरवाजे खोले, कहा, अगर तू चाहती है तो जा। लेकिन वो गई नहीं, क्योंकि उसे घर की छत भी चाहिए थी और बाहर की रातें भी। मैंने उस दिन समझ लिया कि असली दर्द धोखा नहीं होता। असली दर्द तब होता है जब कोई इंसान तुम्हारे सामने बदलता है और तुम हेल्पलेस होकर बस देखते रहते हो। उस रात मैं बहुत देर तक जागा रहा। हवा चल रही थी, पत्ते सरसराहट कर रहे थे, मेरी आंखों के सामने मेमोरीज घूम रही थी। हमारी पहली मुलाकात, शादी, उसके हाथों की मेहंदी, उसके चेहरे की लाज, और फिर आज का सच। मैंने सोचा,
क्या प्यार इतना कमजोर होता है कि एक गलत राह उसे खत्म कर दे? और फिर अंदर से एक जवाब आया, प्यार कभी खत्म नहीं होता, लेकिन इंसान बदल जाता है। शायद मैं आज भी उसे उसी तरह प्यार करता हूँ, शायद मैं आज भी उसकी राह देखता हूँ, लेकिन अब मैं जान चुका हूँ कि वो कभी वापस नहीं आने वाली, क्योंकि वो अब वही नहीं रही जिसे मैंने अपना माना था। उस दिन जब मैंने उससे कहा कि अगर तू चाहती है तो जा सकती है, उसने हंसकर कहा था कि मैं कहीं नहीं जा रही। और तब मुझे पहली बार समझ आया कि वो मुझे छोड़ना नहीं चाहती थी, वो सिर्फ अपने शौकों का घर चाहती थी। उसे मेरे नाम से बनी ये छत भी चाहिए थी और उन गैर मर्दों की बाहों में जागती लातें भी। धीरे धीरे मैं उसके पीछे की सच्चाई जानने लगा। पहले वो छुपा कर फोन करती थी, फिर खुलेआम करती रही। पहले वो रातों को बहाने बनाती थी, अब सीधे कह देती थी कि देर से आएगी। और मैं हर दिन एक पत्थर की तरह बैठा रहता, खुद से पूछता कि ये सब मैं कब तक सहूंगा। उसके नए रिश्ते अब रहस्य नहीं थे, बल्कि एक खुली किताब थे। सवाल सिर्फ इतना था कि मैं पढ़ने की हिम्मत कब जुटाऊंगा। पहले मैंने खुद को समझाया कि शायद ये सब सिर्फ दिखावा है, शायद ये शौक की बात है, शायद कोई अस्थायी चीज है। लेकिन जब इंसान खुद को झूठे बहानों से बचाने की कोशिश करता है, तब जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ वही बहाने बन जाते हैं। एक रात उसने कहा कि वो अपनी किसी सहेली के साथ पार्टी में जा रही है। मैं बस सिर हिलाकर रह गया। रात के 2 बजे तक वो नहीं लौटी। मैं जागते हुए दीवार को देखता रहा। बीच बीच में मोबाइल की आवाज आती, गाड़ियों की आवाज आती, लेकिन मेरा दरवाजा शांत पड़ा रहा। लगभग 3:30 बजे वो लौटी। उसके गले पर अजीब से निशान थे, कपड़ों से महंगी शराब की गंध आ रही थी और होठों पर फैला रंग किसी लिपस्टिक का नहीं था। मैं समझ गया, उस रात उसने सिर्फ अपने आप से नहीं, हमारे रिश्ते से भी धोखा किया था। पहली बार मेरे अंदर कुछ मर सा गया। मैं उसकी तरफ देखता रहा, लेकिन वो बिना परवाह किए बेड पर सो गई, जैसे उसे पता था कि मेरा सवाल पूछना अब बंद हो चुका है। अगले दिन जब उसने नींद से उठकर चेहरा धोया, मैं चुपचाप उसके सामने खड़ा था। उसने पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं। और वही कुछ नहीं मेरे लिए सब कुछ बन गया। उस दिन मैंने फैसला किया कि अब मुझे सच्चाई जाननी है, चाहे वो कितनी भी कड़वी क्यों ना हो। कुछ दिनों बाद वो कपड़े ले रही थी। उसने कहा कि उसे 4 दिन बाहर रहना होगा, कोई रिजॉर्ट पार्टी है, कंपनी वाले बुला रहे हैं। मैं बस देखता रह गया। वो कपड़े बदल रही थी, मेकअप कर रही थी, और हर पल मुझे लगता था कि वो अपने शरीर को किसी और के लिए सजा रही है। जब वो चली गई, मैंने उसका फोन चेक करना चाहा, पर उसमें पासवर्ड था। मैं हार मानकर बैठा ही था कि तभी उसकी एक पुरानी फोटो नजर आई, जो उसने फोन में लॉक स्क्रीन नहीं बदली थी। उसने किसी आदमी के साथ सेल्फी ली थी। उस आदमी की आंखों में विश्वास नहीं, वासना थी, और मेरी पत्नी उसके कंधे पर सिर रखकर मुस्कुरा रही थी। मेरे हाथ कांप गए। मैं कुर्सी पर बैठ गया। उस आदमी की शर्ट पर एक होटल का नाम छपा था, और तभी मेरे मन में एक विचार आया। मैंने तय किया कि इस बार मैं सबूत लेकर रहूंगा। वो जिस दिन निकली थी, उसी रात मैं चुपचाप अपने गांव के दोस्त के पास गया। उसने बाइक दी, मैं दूर से होटल पहुंचा। वहाँ का माहौल ही अलग था, बड़े बड़े गेट, गार्ड, अजीब से चेहरे। मैंने खिड़की के पास छिपकर देखा। करीब 3 घंटे वहीं खड़ा रहा, और फिर मैंने उसे देखा। वो एक आदमी के साथ हंसते हुए बाहर आई। आदमी की उम्र ज्यादा थी, लेकिन चेहरे पर चालाकी थी। उसने उसकी कमर पकड़ रखी थी। वो खुलकर हंस रही थी, जैसे दुनिया में कोई बोझ ही नहीं है। फिर उस आदमी ने उसे बाहों में खींचा और उसके होठों को चूम लिया। मेरी आंखों में अचानक धुंध छा गई, लेकिन मैं वहीं खड़ा रहा। कुछ देर बाद वे दोनों होटल के अंदर फिर लौट गए। मेरे दिल ने धीरे से फुसफुसाया, ये वही औरत है जिसने एक दिन मेरे हाथ से गठबंधन का पवित्र फूल उठाया था। मैं वहां खड़ा रहा। हवा मेरे कानों में कहती रही कि अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन दिल ने जवाब दिया कि अंत अभी नहीं, असली दर्द तो अब शुरू हुआ है। मैं चुपचाप घर लौट आया। 4 दिन तक मेरे घर की दीवारें मेरे साथ रोती रहीं। मेरे कमरे में उसकी खुशबू थी, पर वो खुशबू अब जहरीली हो चुकी थी। 4 दिन बाद वो लौटी। चेहरे पर खुशी थी, आवाज में ताजगी। उसने ऐसे बात की जैसे कोई कॉलेज टूर से लौटी लड़की बात करती है। मैं उसे देखता रहा, जैसे कोई टूटा हुआ आदमी अपने ही हत्यारे को मुस्कुराते देख रहा हो। मैंने उससे कुछ नहीं कहा, क्योंकि अब मेरे भीतर की आवाज कह रही थी कि सच को शब्दों की जरूरत नहीं होती, सच खुद इंसान की आंखों में दिख जाता है। उसके लौटने के 3 दिन बाद एक शाम घर में 3 लोग आए। वे कोई पुराने परिचित थे। उन्होंने उसके सामने ही कहा कि तुम्हारी पत्नी शहर में बहुत बदनाम हो चुकी है, तुम कुछ करो। मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं आया, मैं बस चुपचाप सुनता रहा। मेरी पत्नी उन्हें घूर रही थी, जैसे वे उसका अपमान कर रहे हों,
लेकिन असल में वे सिर्फ आईना दिखा रहे थे। उस रात उसने मुझसे कहा कि लोग मेरे खिलाफ जहर फैला रहे हैं, मुझ पर भरोसा करो। मैंने सिर झुकाकर कहा कि मैं भरोसा करूंगा उस दिन तक जब तक तू खुद ये भरोसा तोड़ न दे। ये सुनकर वो चुप रह गई। शायद पहली बार उसे समझ आया कि मैं सब जान चुका हूँ, लेकिन वो डरी नहीं, क्योंकि उसे यकीन था कि मैं उसे छोड़ नहीं पाएगा। और शायद वो सही थी, क्योंकि अगले दिन फिर रात को उसने घर लौटना देर कर दिया और मैं फिर इंतजार करता रहा। अब जिंदगी एक इंतजार बन चुकी थी। कभी उसके लौटने का इंतजार, कभी सच बोलने का इंतजार, कभी खुद के टूटकर खत्म हो जाने का इंतजार। कुछ दिनों बाद मैंने उसके मोबाइल का पासवर्ड तोड़ लिया। उसने पासवर्ड बदला जरूर था, पर गलती से वो चीजें अक्सर भूल जाती थी। वो पासवर्ड वही था जो कभी उसने मुझे खुद बताया था। मैं फोन खोल बैठा, जिस चीज का डर था वही मिला। चैट भरी पड़ी थी, कई नाम, कई चेहरे। कोई उसे जानू लिखता था, कोई जान बोलता था, कोई कहता था कि वो रात यादगार थी। कई तस्वीरें थीं, बिकिनी में, बैकलेस कपड़ों में, रेस्तरां के कोने में चुंबन लेते हुए। एक तस्वीर देखकर मैं सन रह गया। वो होटल के एक कमरे में बिस्तर पर बैठी थी और सामने कांच में उसकी और एक आदमी की परछाई दिख रही थी। मेरी सांस रुक गई। मैं तकिए पर सिर रखकर लेट गया। ऐसा लगा जैसे दिल धड़कने से इनकार कर रहा हो। मैंने कई लोगों को धोखे की कहानियां सुनते देखा था, लेकिन जब धोखा खुद अपना हो तब शब्द भी हार जाते हैं। उस रात मैं सोया नहीं। मैंने तय किया कि अब मुझे खुद को बदलना पड़ेगा। अब मुझे उसकी हर हरकत जाननी होगी। अगले कुछ हफ्ते तक मैंने चुपचाप उसके फोन पर नजर रखी। वो किससे मिलती है, कहाँ जाती है, सब देखता रहा। मैंने उसे कई अलग अलग लोगों के साथ पाया। कोई उसे पैसे देता था, कोई उसे गहने खरीद देता था, कोई उसे बस शरीर की तरह इस्तेमाल करता था। और वो हर बार लौटकर ऐसे मुझसे बात करती जैसे कोई बड़ी जीत हासिल करके आई हो। अब मेरे भीतर भयंकर युद्ध चल रहा था। एक तरफ मेरा प्यार था जो अभी भी उसे छोड़ना नहीं चाहता था। दूसरी तरफ मेरी आत्मा थी जो रोज उसके कारण मर रही थी। मैं खुद से पूछता, क्या वो अब भी मेरी पत्नी है या सिर्फ मेरे नाम के सहारे चलने वाली एक खोखली परछाई? और फिर एक दिन उसने साफ कहा कि वो अपने तरीके से जीना चाहती है, उसे किसी की रोक टोक नहीं चाहिए, वो आजाद है। मैंने पूछा, क्या तू मुझे छोड़ना चाहती है? उसने सिर्फ इतना कहा, तुम्हें छोड़ना जरूरी नहीं है, पर तुम्हें सहना जरूरी है। उसका ये वाक्य आज भी मेरे सीने में जलता है। अब मैं समझ चुका था कि वो अब प्यार नहीं करती, न रिश्तों का सम्मान करती है। उसे सिर्फ अपने शौक और अय्याशी की दुनिया चाहिए। पर सवाल ये था कि क्या मैं हमेशा चुप रहूंगा? क्या मैं अपनी बर्बादी को यूं ही देखता रहूंगा? अब मेरे भीतर दो इंसान बस चुके थे। एक वो जो उसे बेइंतहा प्यार करता था, उसके हर जख्म पर मरहम लगाना चाहता था, और दूसरा वो जो उसकी हर अय्याशी देखकर भीतर ही भीतर जलकर राख हो चुका था। मैं हर दिन खुद को देखता, अपने अंदर की लड़ाई को महसूस करता। सुबह होती वो तैयार होकर किसी और दुनिया में चली जाती। शाम होती कभी वो लौटती, कभी नहीं लौटती, और मैं बस एक मेज पर बैठा इंतजार करता रहता, जैसे किसी अनजान फैसला होने का वक्त आया हो। अब मैं पहले वाला इंसान नहीं रहा था। मैंने हंसना छोड़ दिया था, बोलना छोड़ दिया था, यहाँ तक कि किसी से अपने दर्द के बारे में कहना भी छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे लगा कि मेरी पत्नी की अय्याशी सिर्फ उसका पाप नहीं, मेरी किस्मत का मजाक भी है। मैंने कई बार खुद से पूछा, क्या मैं कमजोर हूँ? क्या मैं डरपोक हूँ? क्या मैं अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा सकता? पर हर सवाल के बाद जवाब वही आता कि प्यार इंसान को कमजोर नहीं बनाता। प्यार इंसान के अंदर इतनी उम्मीद भर देता है कि वो टूटते हुए भी संभलता रहता है। पर उम्मीद भी कब तक बचती? एक दिन सुबह वो मेरे सामने खड़ी हुई। बाल खुले थे, चेहरे पर महंगे मेकअप की परत, होठों पर अजीब सी मुस्कान थी। उसने कहा कि उसे अब पैसे की जरूरत है, बहुत पैसा, और वो पैसा किसी नौकरी या मेहनत से नहीं आएगा। वो साफ साफ कह रही थी कि उसके पास एक रास्ता है, और वो रास्ता मैं जान चुका था। मैंने उससे कहा, पैसा कितना भी मिल जाए, क्या तू खुश है? वो हंस पड़ी। वो हंसी अब मुझे डराती नहीं थी, घृणा जगाती थी। उसने कहा कि वो खुश है, दुनिया को वो वैसे ही जी रही है जैसे वो चाहती है, और मुझे बस चुप रहकर उसका साथ देना है। मैंने अपना सिर झुका लिया, क्योंकि मैं लड़ाई जीतना नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि वो खुद जीत कर लौट आए, लेकिन वो लौटना ही नहीं चाहती थी। अब मेरी रातें गवाह बन चुकी थी। मैं कभी उसके फोन से तस्वीरें देखता, कभी चैट पढ़ता,
कभी किसी होटल का नाम नोट करता। हर बार एक नया आदमी, एक नया चेहरा, एक नई शर्मिंदगी। उसके फोन में लिखे संदेश मेरे सीने में तीर की तरह उतरते। कोई लिखता था कि तेरे बिना रात अधूरी है, कोई लिखता था कि तेरे लिबास के नीचे जो है उसे देखने की कीमत मैं जानता हूँ, कोई उसे पैसों और महंगे गिफ्ट के बदले अपने साथ रखना चाहता था। वो इन संदेशों पर मुस्कुराती थी और मैं उन्हें पढ़ता था। किसी रात मैं जाग रहा था, कमरे में अंधेरा था, खिड़की से चांदनी अंदर आ रही थी। उसका फोन बजा। उसने नींद में फोन उठाया और धीरे से कहा कि वो सुबह मिल लेगी। उसकी आवाज इतनी मधुर लगी कि मैं भूल गया कि वो किसी और से बात कर रही है। मैंने उसके सोते चेहरे को देखा। वो बहुत खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत कि किसी भी आदमी को पागल कर दे, पर उस खूबसूरती की कीमत मैं चुका रहा था। उस रात मुझे लगा कि मेरी आत्मा ने हार मान ली है। मैं उठकर बालकनी में जा खड़ा हुआ। आसमान में देर रात की हवा चल रही थी, दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। मैंने खुद से सवाल किया, क्या ये जिंदगी है जहाँ रोज जीने के लिए मरना पड़ता है? मेरे मन ने जवाब दिया, जिंदगी वही है जो तू सह रहा है, बाकी सब सिर्फ दिखावा है। अगले दिन जब वो घर से निकली, मैंने उसे जाते हुए देखा। अब उसके कदमों में शर्म नहीं, एक अजीब सा विश्वास था, जैसे वो जानती हो कि वो जो कर रही है उसे कोई रोक नहीं सकता। मैंने तय किया कि अब मैं पागलों की तरह चुप नहीं रहूंगा। मैंने अपने पुराने दोस्त से बात की जो वकील था। वो मुझे बहुत जानता था। उसने पूछा कि तू किस बात पर सलाह चाहता है। मैं बहुत देर खामोश रहा, फिर कहा, क्या कोई रिश्ता बिना तलाक के खत्म हो जाता है? वो समझ गया। उसने कहा कि हाँ, कुछ रिश्ते कागज पर बंधे रहते हैं पर इंसान के दिल में मर जाते हैं। मैंने उससे तलाक के बारे में पूछा पर फिर चुप हो गया। मैं तलाक चाहता भी था और नहीं भी। उसने मुझे आखिरी बात कही, जब तू खुद को आईने में देखते हुए शर्मिंदा होने लगे तब समझ ले कि तू जरूरत से ज्यादा सह चुका है। वो बात मेरे दिल पर दस्तखत बनकर उतर गई। अब मैं हर दिन खुद को आईने में देखता और हर दिन मेरा चेहरा कुछ और बूढ़ा दिखता। मेरी आंखों में नींद नहीं रहती थी, सिर्फ जलन रहती थी। मेरे हाथ कांपते थे जैसे किसी ने मेरा खून निचोड़ लिया हो। एक दिन मेरी पत्नी घर लौटी और उसने मुझे चुपचाप बैठा पाया। उसने पूछा, क्या सोच रहे हो? मैंने कहा, सोच रहा हूँ कि मैं कौन हूँ। वो हंसकर बोली, तू वही है जिसने मुझे कभी रोका नहीं। उसका ये वाक्य मेरे दिल में किसी जली हुई लोहे की छड़ की तरह घुसा, क्योंकि शायद वो सच कह रही थी। मैंने ही उसे रोका नहीं। मैंने प्यार के नाम पर उसे आजाद छोड़ दिया और उसने आजादी को अय्याशी बना लिया। अब मुझे खुद से लड़ना था। मुझे अपने भीतर के डर, उम्मीद, प्यार और दर्द से लड़ना था, क्योंकि अब मेरी लड़ाई उससे नहीं खुद से थी। रात को मैंने एक कागज पर लिखा, प्यार करोगे तो दर्द मिलेगा, दर्द सहोगे तो इंसान टूटेगा, पर कभी कभी टूटकर भी इंसान जीता है। मैंने उस रात सोचा था कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। घर की इज्जत, रिश्ते का भरोसा, मेरे दिल का सुकून सब मिट गया था। पर सच तो ये था कि असली तूफान अभी आया ही नहीं था। सुबह हुई तो मेरी पत्नी राधिका हमेशा की तरह महंगे कपड़े पहनकर तैयार हो चुकी थी, पर उसके चेहरे पर चिड़चिड़ापन साफ दिख रहा था, जैसे कोई तमाशा अधूरा रह गया हो, जैसे वो अभी भी किसी और जगह, किसी और आदमी की बाहों में जाना चाहती हो। मैं चुपचाप उसे देखता रहा। दिल में दर्द था लेकिन चेहरा बेजान। उसने मुझसे कोई बात नहीं की, बस इतना कहा कि वो होटल जा रही है, मीटिंग है, और फिर घर से निकल गई। पर इस बार मैंने फैसला किया कि मैं उसके पीछे जाऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे शक था, मुझे पूरा यकीन था। और यकीन जब खून बनकर नसों में दौड़ने लगे तो आदमी कुछ भी कर गुजरता है। मैंने उसका पीछा किया। वो उसी होटल पहुंची जहां मैं पहले भी उसे देख चुका था। होटल के गार्ड ने उसे देखते ही दरवाजा खोला, जैसे वो कोई खास मेहमान हो। मैंने गाड़ी दूर खड़ी की। कुछ देर बाद एक आदमी वहां आया, वही आदमी जिसकी आवाज मैंने सुनी थी, जिसकी हंसी फोन में गूंज रही थी उस दिन। राधिका और वो आदमी एक साथ लिफ्ट में गए। मेरी आंखें जलने लगी, दिल में जानवर गरजने लगे। मैंने रिसेप्शन पर जाकर पूछा कि वो कौन है। किसी ने जवाब नहीं दिया, पैसे देकर भी नहीं। शायद ये खेल उससे भी बड़ा था जितना मैं समझ रहा था। मैंने होटल से निकलकर सांस ली। मैं जानता था कि वो किसी और की बाहों में है, लेकिन अब सवाल ये नहीं था कि वो किसके साथ है। सवाल ये था कि मैं क्या करने वाला हूँ। मैं सीधा अपने घर वापस नहीं गया। मैं अपने पुराने दोस्त इंस्पेक्टर अजय के पास गया। उसने मेरी हालत देखी तो समझ गया कि मामला गहरा है। मैंने उसे पूरी बात बताई।
उसने सिर हिलाकर कहा कि ये सिर्फ बेवफाई नहीं, कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि जिस आदमी से वो मिल रही है उसके खिलाफ पहले से कुछ मामले दर्ज थे। मैंने पूछा कौन से मामले? उसने कहा कि वो आदमी एक काला कारोबारी है, लोगों की जमीनें, पैसे सब हड़प लेता है और कई बार औरतों को रिश्वत की तरह इस्तेमाल करता है। राधिका का नाम सुनते ही उसने फाइल उठाई। उस फाइल में एक फोटो था, मेरी पत्नी उसी आदमी के साथ थी और ये फोटो आज की नहीं थी, ये 1 साल पुरानी तस्वीर थी। तभी मुझे समझ आया वो सिर्फ अय्याश नहीं थी, वो इस आदमी के खेल का हिस्सा थी। उसने मुझे बताया कि इस आदमी से जुड़े लोग रसूखदार हैं। ये खेल सिर्फ धोखे का नहीं, पैसों का, सत्ता का और शरीरों का था। मैंने सोचा था कि मेरी पत्नी बस गलत रास्ते पर चली गई है, पर अब लगता था कि वो खुद रास्ते दिखा रही थी। अजय ने कहा कि वो मेरी मदद करेगा, पर सबूत चाहिए, वीडियो रिकॉर्डिंग, कुछ भी जो साबित करे कि राधिका रिश्वत का हिस्सा है। मैं घर लौटा तो राधिका पहले से मौजूद थी। चेहरा लाल था, शायद शराब पी थी। मुझसे पूछा कि मैं कहाँ गया था। मैंने कहा ऑफिस गया था। उसने कुछ नहीं कहा, बस हंस दी। उस हंसी में अहंकार था, चुनौती थी और गंदगी थी। मैंने तय किया कि अब हर पल, हर हरकत रिकॉर्ड की जाएगी। रात को वो फिर फोन पर किसी से बात कर रही थी, लेकिन इस बार मैंने आवाज रिकॉर्ड कर ली। उसके शब्दों ने मेरी रूह हिला दी। उसने कहा कि जल्द ही मैं घर छोड़ दूंगी, सबूत मेरे पास है, उसके खाते से पैसा मेरे नाम आएगा और फिर तुम मुझे दुनिया की सबसे बड़ी रानी बना दोगे। उसने आगे कहा कि मेरा पति तो बस एक मोहरा है, उसे पता ही नहीं कि घर उसके नाम पर कब का खत्म हो चुका है। मैं सुनता रहा, मेरी नसें गर्म लावे की तरह उबलती रहीं। मैं बस रिकॉर्डिंग पूरी होने का इंतजार करता रहा। अगले दिन मैंने वो रिकॉर्डिंग अजय को दे दी। उसने कहा कि ये खेल अब खुलना शुरू हो चुका है। मगर जैसे ही पुलिस ने उस आदमी की निगरानी शुरू की, राधिका को खबर लग गई। शायद किसी ने उसे बता दिया। उसने अचानक घर छोड़ दिया। जाते वक्त उसने मुझ पर एक नजर डाली। वो नजर कह रही थी कि मैं जीत चुकी हूँ, तुम कभी मुझे पकड़ नहीं पाओगे। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भाग्य चुप नहीं बैठता, सच हमेशा रास्ता निकालता है। 3 महीने बीत गए, मैं अकेला रह गया। पर एक दिन खबर मिली कि वो आदमी पकड़ा गया है और उसके साथ कई महिलाओं के नाम मिले हैं। एक नाम राधिका का भी था, पर राधिका अब कहाँ थी कोई नहीं जानता था। कुछ लोग कहते थे वो विदेश भाग गई, कुछ कहते थे वो किसी और आदमी के साथ भागी, कुछ कहते थे उसने खुदकुशी कर ली। पर मैं सच जानता हूँ, अय्याश लोग मरते नहीं, वे बस चेहरा बदल लेते हैं। अभी भी कभी किसी औरत के चेहरे में, किसी होटल की खिड़की में मुझे राधिका की परछाई दिख जाती है और मैं सोचता हूँ कि अगर पाप का आलिंगन कोई रूप ले सकता है तो वो एक अय्याश स्त्री का चेहरा ही होगा। समय बीतता गया, मेरी जिंदगी में खामोशी उतर आई थी। घर में अब न शोर था न रंग, सिर्फ एक खालीपन था जो हर दीवार से टकराकर लौटता था। मैंने अपने आप को काम में डाल दिया, पर सच कहूँ तो मैं भटक गया था। रातें बेचैन थीं और हर सुबह उसी सवाल से शुरू होती थी कि आखिर राधिका कहाँ गई। एक दिन अजय ने मुझे बुलाया। उसने बताया कि जिस आदमी के साथ राधिका थी वो पुलिस कस्टडी में था और उसने कई राज खोले थे। उसने बताया कि राधिका कोई मामूली महिला नहीं थी, वो कई बड़े लोगों के साथ पैसों के खेल में शामिल थी। पर सबसे बड़ा झटका ये था कि उसने मेरे नाम पर रखी जमीन और घर पहले ही गिरवी रख दिया था। मैंने पूछा कि क्या वो पकड़ी गई है। उसने सिर हिलाकर कहा अभी नहीं। फिर उसने मेरी ओर देखा और कहा लेकिन मुझे एक और बात पता चली है। उस आदमी ने बताया है कि राधिका हाल ही में नेपाल गई है। मैं चुप रहा। पहली बार मेरे अंदर दर्द की जगह ठंड ने ले ली थी, जैसे अब सब खत्म हो चुका था और अब बस हिसाब बाकी था। मैंने अगले ही दिन नेपाल की सीमा की ओर निकलने का फैसला किया। मेरे पास सिर्फ उसका पुराना फोन नंबर था जिसे वो कभी कभी इस्तेमाल करती थी। कई दिनों की तलाश के बाद एक होटल के स्टाफ ने बताया कि एक महिला कुछ दिन पहले यहाँ रुकी थी, जिसका हुलिया राधिका जैसा था और वो अक्सर रात में किसी से वीडियो कॉल करती थी, फिर अचानक गायब हो गई। मैंने उस कमरे में जाकर देखा। मेज पर एक टूटा हुआ शीशा पड़ा था और एक लिपस्टिक का दाग जिस पर हल्का सा परफ्यूम टिका था, उसी खुशबू वाला जिसे वो मेरे पास रहने तक इस्तेमाल करती थी। मैं उस मेज को छूकर चुप हो गया। यादें जैसे राख बनकर हाथ में चिपक गईं। उस रात मैं होटल के बाहर बैठा रहा, निशब्द लेकिन भीतर तूफान। तभी मेरे फोन पर कॉल आया, अनजान नंबर। मैंने उठाया मगर सामने से कोई आवाज नहीं आई, बस हल्की सांसें और एक धीमी हंसी। वो राधिका थी। मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ सुना।
कुछ सेकंड बाद उसने कहा, तुम जीत गए, पर तुमने मुझे कभी समझाया ही नहीं। और फिर फोन कट गया। मैंने कॉल ट्रेस करवाने की कोशिश की, पर वो बंद हो चुका था। अगले दिन खबर आई, सीमा के उस पार एक महिला की लाश पाई गई, जो नदी घाट के पास मिली थी। चेहरा पहचानने लायक नहीं था, पर उसके हाथ में वही ब्रेसलेट था जो मैंने उसे शादी की सालगिरह पर दिया था। पुलिस ने कहा कि शायद वो भागते हुए गिर गई या किसी ने धक्का दिया। जिस्म में शराब थी, दिमाग में नशा और किस्मत में मौत। मैं लाश के पास खड़ा रहा। पता नहीं वो सच में राधिका थी या बस मेरी याद का कोई टुकड़ा जो अब दुनिया छोड़ रहा था। मैंने उस शरीर को चिता पर रखवा दिया। आग भड़क उठी, जैसे किसी पाप का अंत हो रहा हो। मैंने आखिरी बार सोचा कि एक अय्याश व्यक्ति का अंत ऐसा ही होता है ना, इज्जत न पहचान न अफसोस। आज कई साल बीत गए। मैं अक्सर उन दिनों को याद करता हूँ जब मैंने सोचा था कि प्यार सब कुछ बचा सकता है, पर मैं गलत था। कुछ लोग प्यार के काबिल नहीं होते, वे सिर्फ शरीर, पैसों और शौक के भूखे होते हैं। राधिका मर चुकी है शायद, पर उसका चेहरा, उसकी हंसी, उसकी धोखेबाज आंखें आज भी मेरे भीतर कहीं जिंदा है। लेकिन अब दर्द नहीं होता, क्योंकि आग के सामने पाप भी राख बन जाता है। और मैं समझ चुका हूँ कि जिंदगी में सबसे बड़ा अपराध किसी और को धोखा देना नहीं, खुद को धोखा देना होता है। मैं अब शांत हूँ, मेरी आत्मा ने सबक सीख लिया है। अय्याश लोग जीतते कभी नहीं, वे बस कुछ समय तक चमकते हैं और फिर अंधेरे में गिर जाते हैं, जहाँ न पहचान होती है, न मकसद, न नाम।